अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे साथियों को आज शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ दुर्गा के सभी अवतारों की आप पर कृपा बनी रहे और साथ में थोड़ी थोड़ी मेरे पर भी अपने माँ दुर्गा के 9 के जो अवतार हैं उनकी कृपा बनी रहे। और प्यारे साथियों, ये सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में सोम, मंगल और बुध को अपनी चलती है ये राजस्थान जीके की क्लास। और आज आपके मैं लिए राजस्थान जीके की बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो प्यारे साथियों, आप अपना धर्म निभाते रहें और आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है प्यारे साथियों। और हम अपना धर्म निभाते हुए आपका ज्ञानवर्धन करते हैं बड़े ही रापचिक और रोचक और व्याख्यात्मक, बिना कोई देरी किए। और हम आज की अपनी राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लास की शुरुआत की ओर चलते हैं। और अपना पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, बकरी के माने गरीब की गाय बकरी के बालों से बनी रस्सी या जेवड़ी, रस्सी को जेवड़ी अपने मारवाड़ी में कहते हैं, कि बकरी के बालों से बनी रस्सी या जेवड़ी को क्या कहते हैं जो बाड़मेर जिले के जसोल में बनाई जाती है। देखो क्वेश्चन कितना तगड़ा है। जसोल कौन से जिले में है? जसोल बाड़मेर जिले में है। एक क्वेश्चन बनेगा, बाड़मेर जिले का जसोल क्यों प्रसिद्ध है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 बनेगा, बाड़मेर जिले के जसोल में किसके बालों का कारीगरी होती है? बकरी, मानी बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं, और डेंगू में बकरी का दूध वरदान माना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका राइट उत्तर होगा जटपट्टी। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आज तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा रहा, राइट रहा, उससे जटपट्टी कहते हैं। और जटपट्टी राजस्थान में बाड़मेर जिले के कहां की प्रसिद्ध है? जटपट्टी राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल की प्रसिद्ध है। और ये टॉपिक राजस्थान के हस्तकला में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की हस्तकला टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है जिसको प्यारे साथियों जटपट्टी कहते हैं। बकरी के बालों से बनी हुई रस्सी को, बकरी के बालों से बनी हुई रस्सी को जटपट्टी या जेवड़ी कहते हैं। बड़ा मोटी जो रस्सी होती है और कुएं के काम में आती है उससे बरा कहते हैं। और लाव, बर्रे से मानी थोड़ी कम मोटी रस्सी को लाव कहते हैं। और कुंज कहते हैं बिल्कुल छोटी जो पतली रस्सी होती है उसको कुंज कहते हैं। और बर्बरी सबसे सुंदर नस्ल की बकरी होती है। बिल्कुल बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है बारबरी या बर्बरी नस्ल की बकरी सबसे सुंदर होती है जो अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। जमनापुरी नस्ल की बकरियां चंबल की घाटियों में पाई जाती है। जमनापुरी नस्ल की बकरियां चंबल की घाटियों में। और नागौर जिले का बरुण गांव क्यों प्रसिद्ध है? नागौर जिले का बरुण गांव उत्तम नस्ल की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का जो बरुण गांव है वो उत्तम नस्ल की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बरुण बू गांव नहीं, सीवी चौधरी। नागौर जिले का बू गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का जो बू गांव है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। और बरुण गांव उत्तम नस्ल की बकरियों के लिए है। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध गांव नागौर के ही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध गांव कहां के हैं? नागौर के हैं। वे बिल्कुल सीवी चौधरी राइट है। और ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के पशुधन में बकरी की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। ठीक है, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के, राजस्थान के किस जिले के 12 गांवों को सुहालक क्षेत्र कहते हैं? कि राजस्थान का कौन सा जिला है और जिसके 12 जिलों को सुहालक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? महिमा सैनी को, सुमन वर्मा, लकी मीणा। एक बार प्यारे साथियों, आपको अपना धर्म जरूर निभाना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्रेजी को भी गुड इवनिंग। अपना सेशन को ज्यादा से ज्यादा आज आपको शेयर करना है और शतक लगाने में आप सहयोग करें। मैं आपका
प्रश्नोत्तरी में बहुत बिल्कुल आपको बताना है किस जिले के 12 गांवों को सुहालक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैं अजमेर जिले के 1.25 लाख बीघा भूमि को सपालदक्ष कहते हैं। अजमेर जिले की 1.25 लाख भूमि को सपालदक्ष के नाम से जाना जाता है। और 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने लागू की? 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की थी आमेर के राजा ने। 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने लागू की? आमेर के राजा ने। और 12 जिलों के समूह को सुहालक क्षेत्र नागौर का, कि नागौर के 12 गांवों के क्षेत्र को सुहालक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों इसको। और ये नागौर का सुहालक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार आपके ज्योग्राफी में घुमाकर क्वेश्चन आता है। नागौरी बैल जो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, जिनको कुबड़ वाला बैल भी कहते हैं, जिनको कुबड़ वाला बैल भी कहते हैं या थुई वाला बैल कहते हैं। तो नागौर जिले का जो सुहालक क्षेत्र है वो नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैल के लिए हर हर पार्वती, है ना, बिल्कुल सही है। 12 गांवों का जो सुहालक क्षेत्र है और वो नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैल कुबड़ वाले बैल को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, सुहालक क्षेत्र नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है, जो नागौर के 12 गांवों का समूह है। नारायण माली को भी स्वागत है। और अजमेर की 1.25 लाख बीघा भूमि को सपालदक्ष कहते हैं। 52 बीघा भूमि को बावनी कहते हैं। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भूभाग को मेवल कहते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में माही नदी 56 का मैदान बनाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को बांगड़ कहते हैं। अजमेर के 1.25 लाख गांव के समूह को सपालदक्ष। जयपुर के आमेर का 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, बिल्कुल। हाँ सर जी, आपको सबका नेम बताने वाले थे, सुबह की क्लास में बोले थे सर आज आप सबका नेम, किसका नेम, विजेताओं के नाम जरूर बताएंगे। एक बार अपना पहले क्लास कर लेते हैं। और प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मां दुर्गा के शारदीय नवरात्रों की खुशी में हमारे अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी कोर्स हैं, सभी प्रकार के कोर्सों पर 90% नवरात्रि डिस्काउंट ऑफर जो चल रहा है, और ये ऑफर 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलेगा। इस ऑफर के लिए आगे बताऊंगा आपको कौन सा। गोगरा घाटी अजमेर में है, राजस्थान का दिल्ली अजमेर में है। और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? कि कौन सी नस्ल की गाय है? ये चारों की चारों गायों की नस्ल है। चारों की चारों नस्ल किसकी है? ये चारों की चारों गायों की नस्ल है। और आपको बताना किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। और ये चारों गाय की नस्ल है। और कामधेनु नामक गाय भगवान परशुराम के पास थी। कामधेनु नामक गाय भगवान परशुराम के पास थी। और कामधेनु नामक जो गाय है वो सौंदर्यता के देवता कामदेव या कामरूप के पास भी थी। आज तो सभी विद्यार्थियों के उत्तर राइट आ रहा है। क्या चक्कर आज बच्चों, क्या खा के आए हो रे? आज तो ऐसा कोई, सभी विद्यार्थी राइट ही राइट दिए जा रहे हैं, क्या चक्कर है? आज क्या खाकर आए थे? बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा, राठी। आपने हमारा पेपर तो नहीं आउट कर लिया हमारी प्रिंटिंग प्रेस से, है ना? सभी विद्यार्थियों को मुझे तो यह लगता है कि आप हमारे प्रिंटिंग प्रेस में और 1.25 किलो गुड़ दिया है और हमारा पेपर आउट कर लिया है, कि आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ किसी भी विद्यार्थी का। तो राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। बाकी की ये क्या है, सभी गायों की नस्ल है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में पाई जाती हैं। थारपारकर नस्ल की गायें सीमांत क्षेत्र में, थारपारकर नामक जगह प्यारे साथियों पाकिस्तान में है। और इसीलिए इस गोवंश का नाम क्या पड़ा, थारपारकर। कोठी नस्ल की गायें धौलपुर या पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं।
और मालवी नस्ल की गायें पाई जाती है गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में और झालावाड़ जिले में। मालवी नस्ल की जो गायें हैं गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। और बिल्कुल महिमा सैनी सर, आज तो मैं आपकी सुबह वाली क्लास नहीं ले पाई, घर पे कोई काम था। बिल्कुल मेरे को पता महिमा सैनी आपकी दादी जी की तबीयत सेंधी सेंधी नहीं है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप देख लेना। क्लास सुबह वाली भी अच्छी थी। और मीनाक्षी राठी राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है। सर आज मैंने नवरात्रा किया। बिल्कुल सुमन वर्मा, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा के 9 अवतार आपकी मनोकामना पूरी करे, आपको अच्छी सी नौकरी दे और आपको अच्छा सा गोरा चिट्ठा मूल्य भी साथ में फ्री में प्रदान करे। बिल्कुल अशोक गुजर का। और ये आपको ध्यान में रखना, गाय और गाय हिंदुओं का एक पवित्र पशु। आप प्यारे साथियों, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? और आपको यह भी बताना, गाय के मुख से कौन सी गैस निकलती है? गाय के मुख से मीथेन गैस निकलती है। गाय के मुख से मीथेन गैस, धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है। मेहरा प्रजापति राजस्थान जी की है, इसलिए उत्तर सही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को यह लगा मेहरा प्रजापति कि आपने हमारा पेपर आउट कर लिया। अशोक गुजर का बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है कि नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु काऊ है, गाय है। कौन सा है? गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। राठी गिर थार पारकर से 4 किलो ज्यादा दूध देती है, कम देती है? अच्छा, बिल्कुल मीनाक्षी ने तो लीटर में भी नाप रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उद्यान से भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? कि भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है इंदिरा गांधी नहर। और भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर, कृत्रिम नहर, पंजाब के हरिके बैराज से निकाली गई है। पंजाब के हरिके बैराज से निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर के वास्तुकार थे कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर के वास्तुकार कौन थे? कंवर सेन थे। और इंदिरा गांधी नहर को मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना? इंदिरा गांधी नहर को मरुस्थल की क्या कहते हैं? जीवन रेखा भी कहते हैं। जैसे एक बार बचपन में सन 1955 में बैठे थे क्लास में, कन्या के पास में, नाम था रेखा, उसने हमको देखा, तो यह है कि यह मरुस्थल की जीवन रेखा कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल या इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है बाड़मेर का गडरा रोड। बाड़मेर का गडरा जो रोड है वो इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट या अंतिम गंतव्य स्थल है। और इसका राइट उत्तर है हाँ। सर गाय को माता कहिए, पशु मत कहिए। हाँ बिल्कुल, नारायण माली सही है। मरु उद्यान कि मरु जैसलमेर और बाड़मेर के मरु उद्यान से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर का मरु उद्यान। और जैसलमेर और बाड़मेर के मरु उद्यान से कौन सी नहर गुजरती है? इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। ठीक है, अब सुनो, गजनेर अभ्यारण्य कहां है? गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है। बीकानेर का जो गजनेर अभ्यारण्य है वो रेत के तीतर या बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। रेत के तीतर या बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर कहां है? चूरू में। और चूरू का ताल छापर मोचिया साइप्रस घास के लिए, मोचिया साइप्रस घास के लिए। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा छोड़े गए काले हिरणों ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। और माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है जो हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का वानस्पतिक उद्यान है, राजस्थान का वानस्पतिक उद्यान है प्यारे साथियों। गजनेर बीकानेर में, ताल छापर चूरू में। वेरी गुड। और निर्मला मीणा का भी स्वागत है। मोचिया साइप्रस घास ताल छापर में। और जो काले हिरण का मुख्य भोजन मानी
जाती है। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े एक बार सेशन को जरूर शेयर करते हुए और लाइक करें प्यारे साथियों, शेयर जरूर करते रहना है ना। चूरू किले का शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे, वेरी गुड, चांदी के गोले। और प्यारे साथियों जो नवरात्रि विशेष ऑफर चल रहा है, 90% का डिस्काउंट है, तो आप दिए गए क्यूआर कोड से हमारा ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके और हमारे कोर्सों की जो 90% छूट है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और यदि आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो दिए गए नंबरों पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और कॉल करके भी ले सकते हैं। आजकल तो जियो की मेहरबानी है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित हैं? रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में हैं। और पाली जिले में जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं उनका निर्माण दारणक शाह ने करवाया था। पाली जिले के रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार देपाक या दीपा था। पाली जिले के रणकपुर के जैन मंदिर को 1444 खंभों का मंदिर, पाली जिले के रणकपुर के जैन मंदिर को त्रिलोक दीप स्तंभ के नाम से जाना जाता है। पाली जिले के रणकपुर के जैन मंदिर को कामशास्त्र की अधिक मूर्तियां होने के कारण वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। कामशास्त्र की अधिक मूर्तियां होने के कारण 1444 खंभों की 1444 प्रकार की हाइट है। कोई भी दो खंभे एक जैसे नहीं है। और ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा के शासनकाल में बने और ये प्यारे साथियों मथाई नदी के किनारे स्थित है। पाली जिले के रणकपुर में आपको बताना ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपको बताना है कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है ये। तो प्यारे साथियों इसका राइट उत्तर होगा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। किस किस का सही है हाथ खड़ा करे कि रणकपुर के जैन मंदिर कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में, किस किस का सही हुआ हाथ खड़ा करे। क्लास को शेयर करता हुआ बेटा, खंभों का अजायब घर बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ मंदिर में, कुंभलगढ़ उद्यान में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। कुंभलगढ़ जो जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कुंभलगढ़ जो जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या जंगली भेड़ियों की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में कहलाता है। हां बिल्कुल, आधों से ज्यादा विद्यार्थियों का गलत हुआ। ये कुंभलगढ़ राजसमंद का पाली तक फैला है। बिल्कुल नारायण माली आपका सही था। और अब सुनो, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य अजमेर से पाली तक फैला है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। बंद बारेठा कहां? भरतपुर में। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़ का सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, सागवान के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध जाखम बांध के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर लंबा है। और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में लव व कुश नाम के झरने हैं, लव व कुश नाम के झरने हैं यहीं पर सीता माता में। और सागवान के वृक्षों के साथ ये महुआ के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। और सीता माता अभ्यारण्य से ही जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। बंद बारेठा बयाना के पास है, बिल्कुल उमेश कौशिक। तो आया ना मजा, इस बार अटक गए। अब मेरे को कंफर्म विश्वास हो गया कि मेरे बच्चों ने मेरा पेपर आउट नहीं किया था, हमारी प्रेस में आप नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको साबित कर दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर स्थित हैं? बिल्कुल उपन्या मीणा का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपको बताना बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। डाका से कॉपी करने के चक्कर में गलत, हां गीता दाइमा सर पे हाथ कैसे रख लिया, मेरा गलत हुआ, कोई बात नहीं। मीनाक्षी सोलंकी, चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। लीला रुख, रुख मानी वृक्ष, रुख मानी पेड़। लीला रुख नी धावणे अनि धावे दो प्राण, सिर साटे जे रुख रहे तो भी सस्ता जाने।
मतलब क्या है इस पंक्ति का? इस पंक्ति का मतलब है कि पेड़ रहना चाहिए। यदि एक पेड़ के लिए एक सर कटवाना पड़े, यदि एक पेड़ के लिए एक सर कटवाना पड़े तो भी सस्ता है। कि पेड़ों का इतना अधिक महत्व है, पेड़ों का इतना अधिक महत्व है कि एक पेड़ के बदले यदि मानव का सर भी कटाना पड़े तो वो भी क्या है? सस्ता है। कि लीला रुख नी धावणे अनि धावे दो प्राण, सिर साटे जे रुख रहे तो भी सस्ता जान। और यह कथन किसका है? बिल्कुल चुका बिश्नोई। यह कथन आपको तो पता ही है, यह कथन है संत जाम्बोजी का। यह कथन किसका है? जाम्बेश्वर भगवान का, संत जाम्बोजी का है, जाम्बेश्वर भगवान का है। संत जाम्बोजी ने ये कहा और संत जाम्बोजी की यही कहावत मानते हुए कि एक पेड़ के बदले एक सर कट जाना चाहिए, इसीलिए तो अमृता देवी, इसीलिए तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री और पुरुषों ने जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी, ध्यान देना प्यारे साथियों, जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी यदि वृक्षों को और जीव जंतुओं को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं ना, उस प्राणों की आहुति को खड़ाना साका कहते हैं। जाम्बेश्वर भगवान के अनुयायी 29 नियम मानने वाली राजस्थान की यशस्वी पर्यावरण प्रेमी जाति, राजस्थान की यशस्वी पर्यावरण प्रेमी जाति, यदि बिश्नोई जाति का कोई भी महिला या पुरुष जीव जंतु पेड़ पौधों को बचाने के लिए यदि अपने प्राण त्यागता है तो उस घटना को खड़ाना साका कहते हैं। देवीलाल मांडिया बिल्कुल सही है, गिरधारी सेनापति थे, अभय सिंह उस समय राजा थे, अभय सिंह उस समय राजा थे 1730 में। मानिए ये घटना 1730 में हुई और 1730 में जोधपुर के राजा कौन है? जोधपुर के राजा अभय सिंह हैं। जोधपुर के राजा अभय सिंह जी को महल बनाने के लिए चूना चाहिए था और चूना बनता है लकड़ियों से, और लकड़ियों की जरूरत थी तो जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में लकड़ी काटने का आदेश दिया अपने सेनापति गिरधारी को। और जब अमृता देवी नहीं मानी, अपनी बेटियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुई। डन। तो देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। ऐसे भगवान भी, ऐसे महापुरुष भी राजस्थान की धरती पर पैदा हुए थे और एक आप जैसे महापुरुष हैं जो अपने गुरु की एक बात नहीं मानते, 5-5 बार भी शेयर करेगा तो शतक लगा देगा। मान लो मेरी बात छोड़ो, आज तो भाई नहा के आया हूं मैं आज सोमवार न जने तो नहायो, एक तो नवरात्र हा, एक तो क्या नवरात्र हा, और एक दूसरी मुझको आज ना की चला जना टाबर के बरो क्लास ने थोड़ी बहुत ज्यादा शेयर कर दी। अरे कया कया का खतरनाक क्वेश्चन मैं लेके आऊ हूं, है ना, फिर भी ते शेयर कौन करो। बिल्कुल चुका बिश्नोई तो जोधाने से मंत्री है, मैं बिश्नोई सी बेटी हूं, पतो भी ना काटन देऊं, रुख रखाली बैठी हूं, बस घनी हुई ज्यादा बात बनाई मत, शीश कटन ने दे तू वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेंगे आप कह चुका बिश्नोई इस बात का, और आप बाद में चुका आपने जो भी ये लाइन लिखी है कमेंट में, और इसको आप क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी छोड़ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं इसको याद भी करूंगा और मैं इसको नोट भी करूंगा। चूका बिल्कुल ये क्लास पूरी होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में छोड़नी है। आपने जो का जो लिखा इसे कॉपी पेस्ट करके और क्लास पूरी होने के बाद छोड़ना है। अभी तो अब चलते हैं आगे। और प्यारे साथियों आपको बता दूं, यदि ये हमारे अपेक्स स्कूल का जो क्यूआर कोड है, यहां से आप हमारे स्कूल के चैनल पर अपने भाई बंधुओं को जोड़ सकते हैं जो पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं। यहां से आपके भाई बंधु जो नेवी एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहा, उसको आप इस क्यूआर कोड से जोड़कर उसको तैयारी करवा सकते हैं आप। और ये अपना चैनल है
और इनसे जुड़े रहें आप। जिस भी विद्यार्थी को, जिस भी मेरे प्यारे साथी को जिस प्रकार की भी जरूरत है वो उस प्रकार से करें। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पेय में बन्ना बन्नी व छोकड़ा भी कहा जाता है? कि इनमें से कौन सा वृक्ष है, इनमें से कौन सा वृक्ष है? हां, और क्या बोलने के लिए कुछ को एक एक लाइन ही तो आती है ना? हाँ बिल्कुल। तो किस वृक्ष को पेय में बन्ना बन्नी व छोकड़ा भी कहा जाता है? कौन सा वृक्ष है जिसको, हां, अशोक गुजर का, सीवी चौधरी का, देखते हैं किस किस का सही आता है। बिल्कुल इसका राइट उत्तर है राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को जांटी भी कहते हैं। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को जांटी भी कहते हैं, पेय में भी कहते हैं, बन्ना बन्नी भी कहते हैं, और राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को छोकड़ा भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और खेजड़ी की पूजा नवरात्रे समाप्त होते ही दशहरे के दिन होगी। खेजड़ी के वृक्ष की प्रतिदिन पूजा करने वाली जाति है विश्नोई। कि राजस्थान की कौन सी जाति प्रतिदिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करती है? विश्नोई जाति। और हम खेजड़ी के वृक्ष की पूजा केवल दशहरे के दिन करते हैं। जाटी भी कहते हैं, और खेजड़ी को समी भी कहते हैं, पेय में भी कहते हैं, बन्ना बन्नी भी कहते हैं, छोकड़ा भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। और जोधपुर में खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। कदम का वृक्ष राजस्थान का पूज्य वृक्ष है। कदम का वृक्ष क्या है? राजस्थान का पूज्य वृक्ष। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष। महुआ है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। महुआ क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्या है? महुआ। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ। महुआ के वृक्ष से जो देसी शराब बनाई जाती है उसे मारोड़ी कहते हैं। और सागवान एक बहुमूल्य वृक्ष होता है, एक मुलायम वृक्ष होता है या एक बहुमूल्य वृक्ष होता है सागवान। और राजस्थान में सागवान के सर्वाधिक वृक्ष दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में सागवान के सर्वाधिक वृक्ष कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। और अब सुनो प्यारे साथियों, खेजड़ी की, खेजड़ी के फूल को मिजर कहते हैं, खेजड़ी के फल को सांगरी कहते हैं, और सांगरी सूखने से खोखा बन जाती है। और हम जब बकरियां चराते थे तब बहुत खोखे चुगते थे हमारे घरों पर, है ना? सांगरी है। और खेजड़ी के जो फूल आते हैं उससे मिजर कहते हैं। खेजड़ी के फल को सांगरी कहते हैं। सांगरी सूखकर बन जाती है खोखा, और खोखा खाती है हमारी बकरियां। और वैसे खोखा कहते हैं करोड़ को। वैसे खोखा किसे कहते हैं? करोड़ को। मैंने भी बहुत बकरियां चराई है और उनको जांटियों के बहुत खोखे खिलाए हैं मैंने। और खोखा अकाल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कि राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता रहता है, और राजस्थान में अकाल का सबसे बड़ा भोजन खोखा है। राजस्थान में छपनी अकाल का सबसे बड़ा भोजन खेजड़ी के ये खोखे थे। लक्ष्मण गुजर का स्वागत है। और क्रेजी सबके लिए ये रिवाइज करो प्यारे साथियों, सेशन को शेयर भी करो। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? कि सिक्कर चूरू झुंझुनू जिले में शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? जैसे शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को जौहर कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। और तालाब को सर कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को जौहर, तालाब को सर कहते हैं। हां, तो आपको बताना शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? जैसे अपने सवाना घास के मैदान कहां है? राजस्थान में घास कौन कौन सी है? सेवण, दामण, करड़ और अंजन। सेवण, दामन, करड़ और अंजन राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में के शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। घास के मैदान को क्या कहते हैं? राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाना घास के मैदान कहां है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। स्टेपी और प्रेरी घास के मैदान कहां है? स्टेपी और प्रेरी घास के मैदान अमेरिका में है, अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में।
डाउन्स नामक घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। और अब मैं आपको बताऊं, गोचर भूमि उससे कहते हैं जो गायों के लिए छोड़ी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि बीकानेर में है। कांकड़ किसे कहते हैं? रियासती काल में गोचर भूमि को कांकड़ कहते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियासती काल में गोचर भूमि को क्या कहते थे? तो प्यारे साथियों, रियासती काल में गोचर भूमि को कांकड़ कहते थे। आज कांकड़ दो गांवों की सीमा को कहते हैं। आज शेखावाटी क्षेत्र में दो गांवों की सीमा को कांकड़। सबसे तगड़ी है बणी। लोक देवता को, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान दो ना, ध्यान दो प्यारे साथियों। लोक देवता को समर्पित भूमि को बणी कहते हैं। लोक देवता को नामित भूमि को या लोक देवता को समर्पित भूमि को बणी कहते हैं। और इस बणी से पेड़ काटना अपराध माना जाता है। कि लोक देवी देवता को समर्पित भूमि को क्या कहते हैं? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, है ना। सच में जहर होता है क्या? क्या मेरे घर कहते हैं उन्हें खाने से बकरियां नहीं मरती? करे जी, हमने तो बकरियों को पूरी जिंदगी खिलाया ही यही है कि खेजड़ी की फलियां ही खिलाई है पूरी जिंदगी बकरियों को। जहर नहीं होता। खेजड़ी की फलियों में बकरी, बीमार बकरी भी क्या होती है? बीमार बकरी भी ठीक हो जाती है। जोधपुर की प्रतिभूमि, सर ये यहीं से गांव का कांकड़ आ गया ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल। एम के मीणा, दो गांवों की सीमा को आज कांकड़ कहते हैं, परंतु रियासती काल में कांकड़ कहते थे गोचर भूमि को या पशुओं के लिए। और लोक देवता निर्मित भूमि को बणी कहते हैं। और बणी से किसी भी प्रकार की लकड़ी काटना अपराध माना जाता है। बणी से किसी भी प्रकार की लकड़ी काटना पाप माना जाता है। माने खेजड़ी की चाहे लूंग हो, चाहे खेजड़ी की फलियां हो, खोका हो, सांगरी हो, मिजर हो, बकरी के लिए वरदान मानी जाती है। बकरी के लिए क्या मानी जाती है? वरदान। बीमार बकरी भी खेजड़ी के ही लोम से या लूंग से सही हो सकती है। बेटा आपने गलत सुना उसके बारे में। और यह क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रियासत के राजाओं का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी का वृक्ष था? कि राजस्थान की कौन सी रियासत के राजा हैं जिनका प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी का वृक्ष था? बताना है प्यारे साथियों आपको। और आज है ना बहुत ही कम लाइव जुड़े हो रहे, आप इतने कम कैसे हो? शेयर करो प्यारे साथियों एक बार क्लास को। कि राजस्थान की कौन सी रियासत के राजाओं का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी का वृक्ष था? और इस क्वेश्चन में फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए। राइट उत्तर होगा बीकानेर। बीकानेर होगा। राजस्थान में किस रियासत के राजाओं का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी था? बीकानेर। क्यों? क्योंकि करणी माता ने पहला दैवीय चमत्कार खेजड़ी के वृक्ष पर दिखाया था, नेड़ी गाड़कर बीकानेर के नेड़ी नामक स्थान पर। और नेड़ी कहते हैं, नेड़ी किसे कहते हैं? नेड़ी कहते हैं खेजड़ी की सूखी लकड़ी जिसको मिट्टी में गाड़कर दूध बिलोया जाता है, उससे नेड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से बीकानेर करणी माता, और करणी माता ने पहला दैवीय चमत्कार बीकानेर के खेजड़ी के वृक्ष के नीचे दिखाया, जिसे आज नेड़ी कहते हैं। जिसे आज क्या कहते हैं? नेड़ी कहते हैं। बीकानेर का, जैसलमेर का मुड़ावा भाला है। जयपुर का प्रतीक कछुआ राजाओं का पता है आपको। मारवाड़ का प्रतीक है नीम का वृक्ष, बस से ध्यान रखना प्यारे साथियों। राठौड़ों का पूज्य वृक्ष नीम है। राठौड़ और गुर्जर कभी भी नीम का वृक्ष नहीं काटते हैं, है ना। बिल्कुल। करणी माता नेहड़ी, नेहड़ी अलग है। हाँ पलटी मार लेते हैं यहां, कौन देख रहा? तो राइट उत्तर है राजस्थान के किस रियासत के राजाओं का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी का वृक्ष था? हाँ बिल्कुल। जाट चौधरी छाछ की जाती है, बहुत लेट जुड़ती है। और आज आपने शेयर करने में बहुत ही कोताही बरती है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको पता ही है कि प्यारे साथियों, आप अपनी सुबह की करंट अफेयर्स की जो रापची क्लास है, जो रोजाना सुबह होती है
7 बजे से आप हमारी इस करंट अफेयर्स की क्लास से भी जुड़ना बिल्कुल ना भूले। जाट चौधरी को गुड इवनिंग, मीनाक्षी नहीं, पलटी नहीं मारना, बिल्कुल गलत हो गया तो हो गया। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ, हाँ, इसी के साथ हम आपको मैं, और आज तो सारे सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल सुनीता खोत, आज सुबह से सभी आदमियों ने कहा हैंडसम लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, आज मेरे नजर लग गई है। और मैं कल से काला टीका करके आऊंगा। यहां मेरी मम्मी करती थी जब मैं छोटा था, मेरे आंखों में काजल डाल के, और मेरी मम्मी एक टीका मेरे यहां करके भेजती थी। मेरी माँ ये कहती थी मेरे ऐसे बुगले से बेटे को नजर ना लगे। थैंक यू, आपने मेरे को कम से कम सुंदर तो कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर भी करते रहो। और प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की सुबह की, और यहां से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टेटिस्टिक्स जीके भी कवर करवाया जाता है। अगला है, तेंदू के फलों को क्या कहा जाता है? तेंदू के वृक्ष के फलों को क्या कहते हैं? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से। और तेंदू के फलों को क्या कहते हैं? हाँ, तेंदू के, हाँ, काजल लगाओ, बिल्कुल पीके राठौड़ काजल लगाएंगे। देवदास गुजर का भी स्वागत है। प्यारे साथियों, टाइम पे जुड़ने की कोशिश किया करो। पिछली कल आपने देख लेना। एक बार मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल पीटीआई का पेपर लगा, बेटा उठा के देख लेना। यदि एक भी क्वेश्चन बाहर गया हो तो आप उसमें से स्क्रीनशॉट मुझे वहां नीचे कमेंट कर देना कि गुरुजी ये आपके पिछली 20 क्लासों से बाहर गया है। नारायण माली बिल्कुल मोर के पंख से झाड़ा लगा देंगे। हम किसी की नकल नहीं करते, मुझे लगे ऊपर दे। तो प्यारे साथियों, इसका राइट उत्तर होगा टिमरू, कि तेंदू के फलों को टिमरू कहते हैं। जैसे जांटी के फलों को सांगरी कहते हैं, तो तेंदू के पत्तों को क्या कहते हैं? टिमरू कहते हैं। टिमरू, टिमरू। और टिमरू की लकड़ी सबसे काली होती है, ब्लैक ब्लैक, मेरी तरह गोरी नहीं होती है, टिमरू, है ना। और अब सुनो, लीची, फलों की रानी लीची। किस पेड़ को फलों की रानी कहते हैं? फलों की रानी लीची, है ना। कंथिरा कहते हैं गोंद को। कंथिरा किसे कहते हैं? गोंद को। और कंथिरा या गोंद का उत्पादन होता है बाड़मेर जिले के चौहटन में। और मधुका कोई होता नहीं है, मधुका में का हटा दो, मधु कहते हैं शहद को, है ना। तो टिमरू, तेंदू के फलों को क्या कहा जाता है? टिमरू कहा जाता है। वेरी गुड, गाल दियो। चाय, इन चाय लीवी चीनी शब्द का शब्द है सरजी, बिल्कुल चूका विष्णुई, क्या हुआ? वेरी गुड। हाँ जाट चौधरी, ये तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं तेरे को क्या निकलती है, क्योंकि रात का मेरा ही पूछा हुआ है वीडियो में, है ना। कौन सी गैस निकलती है? ऐसे आसानी से थोड़ी उत्तर दूंगा आपको। ये बड़े बड़ों के पसीने छुटवाएगा ये, है ना। आपका गुरु बड़ा रापचिक है, बड़े ही तगड़े क्वेश्चन लेकर आता है। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को जूठा सोना कहते हैं? कौन से खनिज को जूठा सोना कहते हैं जो राजस्थान के केवल सीकर जिले में पाया जाता है? कौन सा खनिज है जिसको जूठा सोना कहते हैं और जो राजस्थान के केवल सीकर जिले में पाया जाता है? अरे ऐसे उत्तर थोड़ी दूंगा। ये बड़े बड़े जो अपने तुरम खां समझ रहे हैं ना, उनको सबको। हाँ सर, मैंने तो गूगल सर्च किया। सीवी चौधरी, गूगल आपके गुरु से बड़ा थोड़ी है, आपका गुरु खुद ही एक गूगल है आपका। बिल्कुल। सुइयों का मेला जो बाड़मेर के चौहटन में लगता है, सुइयों का मेला जो बाड़मेर के चौहटन में लगता है, उसे अर्धकुंभ कहते हैं। नहीं है तो हम बताएंगे ना, हम ये गूगले, हम रहे गूगले। इसका राइट उत्तर कौन सा खनिज है जिसे जूठा सोना कहते हैं? अरे आप मेरे साथ जुड़कर दो क्वेश्चन याद करो। कौन सा खनिज है जिसे जूठा सोना कहते हैं? बी, पाइराइट। पाइराइट नामक खनिज को जूठा सोना कहते हैं और जो राजस्थान के सीकर में पाया जाता है। गूगले बाबा, बिल्कुल, थैंक यू। अब सुनो, गैलन कहते हैं सीसा, जस्ता और चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी के समूह को गैलन कहते हैं। तांबड़ा को गार्नेट भी कहते हैं।
तांबड़ा या गार्नेट को हरी अग्नि भी कहते हैं, जो एक बहुमूल्य पत्थर है। तांबड़ा, गार्नेट या हरी अग्नि टोंक जिले के राजमहल में बहुतायत में पाया जाता है ये, ठीक है। और ग्रेफाइट आपको पता ही है क्या होता है, गैलन, सीसा जस्ता और चांदी के मिश्रण को गैलन कहते हैं। सीसा जस्ता और चांदी के मिश्रण को क्या कहते हैं, गैलन। अरे मैं तो बेटा आपको बहुत कुछ बता दूंगा, बहुत कुछ बता देता हूं मैं जितनी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करता हूं ना, इतने तो इतने तगड़े मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं, और एक मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देता हूं। बस आप ही मेरी सहायता नहीं करते, आप ही प्यारे साथियों क्लास को शेयर करने में कोताही बरतते हो। मैं क्लास का इतना पोस्टमार्टम करता हूं जो शायद ही यूट्यूब के इतिहास में किसी टीचर के द्वारा किया जाता होगा। प्रत्येक चीज में खोलकर बताने की प्रयास करता हूं। नेहा गुजर को गुड इवनिंग, बहुत ही लेट जुड़ते हो प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से हरी अग्नि तो पन्ने को भी कहते हैं, बिल्कुल अशोक गुजर, हरी अग्नि पन्ने को भी कहते हैं और हरी अग्नि तांबड़े को भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों आप मेरी भावनाओं को समझा करो, थोड़ा बहुत सहयोग करने का कर्या करो। रक्तमणि, हाँ तांबड़े को रक्तमणि भी कहते हैं, बिल्कुल रक्तमणि भी कहते हैं, आपका भी राइट है। हरी अग्नि पन्ने को भी कहते हैं। तो आप मुझे पोस्टमार्टम वाला मानी जीके का पोस्टमार्टम भी कर सकता हूं तो वो मैं ही कर सकता हूं, है ना। तांबड़ा को रक्तमणि, बिल्कुल पीके राठौड़, तांबड़ा को रक्तमणि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बोडल या बोडल भी कहा जाता है। आपने मारवाड़ी में बोडल क्या कही, मारवाड़ी में बोडल खी पन्नी ने, है ना। मारवाड़ी में बोडल किन कही, पन्नी न खई। पन्नी होना अपने सब्जी वब्जी रेडी पर ले जावा, प्लास्टिक की पन्नी जी पर आप डॉक्टर क्या को नाम आ देखो सुबह लागा हजो को नाम ही उठपटांग निकला लाग जाए, ये प्लास्टिक के थैला पर बैन लग गया। तो राजस्थान में पाए जाने वाले किस खनिज को बोडल या बोडल भी कहते हैं। महेंद्र डाका, सीवी चौधरी, देखता हूं किसका बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है। इसका अब्रक को माइका भी कहते हैं, अब्रक को माइका भी कहते हैं, और अब्रक को बोडल या बोदल भी कहते हैं, और अब्रक को माइका भी कहते हैं। अब्रक को क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं, अब्रक को बोडल भी। और राजस्थान में अब्रक की सर्वाधिक ईंटें कहां बनाई जाती है। राजस्थान में अब्रक की ईंटें भीलवाड़ा में बनाई जाती है। राजस्थान में अब्रक की ईंटें कहां बनाई जाती है, भीलवाड़ा में, बिल्कुल क्रेजी आपके भीलवाड़ा में। ध्यान रखना, अब्रक न तो जलता है और न अपने आवरण में आए हुए किसी को जलने देता है। राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। और सबसे बढ़िया अब्रक की किस्म है रूबी, सबसे बढ़िया अब्रक की किस्म का नाम क्या है, रूबी नाम है। अब देखना है अलग से, जिप्सम को क्या कहते हैं, जिप्सम को हरसौठ भी कहते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक राजस्थान का कौन सा खनिज है, वायु प्रदूषण का राजस्थान में मुख्य कारक जिप्सम है। सेम की समस्या का निराकरण किससे किया जाता है, सेम की समस्या का निराकरण जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को हरसौठ कहते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग चिकित्सा के निर्माण में होता है। जस्ता को जिंक भी कहते हैं, और जस्ता जिंक और सीसा और चांदी साथ निकलते हैं। और जिंक से जोधपुर का बादला उद्योग जस्ता या जिंक पर आधारित है। जोधपुर का बादला उद्योग है वो जस्ता या जिंक पर आधारित है। तो प्यारे साथियों ये हुआ अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस आप है ना अपने थोड़े सेशन को शेयर करते रहा करो। थोड़ा सा सेम हनुमानगढ़ में है, बाड़मेर में आई बाढ़ का कारण जिप्सम है। बिल्कुल बाड़मेर में 2006 में लूणी नदी में जो बाढ़ आई, जिसे कवास बाढ़ 2006 के नाम से जाना जाता है, और उसका कारण भी जिप्सम था। तो प्यारे साथियों सेशन को सहयोग करते हुए शेयर करते हुए करना है, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन देने की कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूं। और उसका नतीजा आप देख सकते हो कि कल लगा पीटीआई, और पीटीआई के पेपर मेरे से साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी 90% पेपर सही करते हैं। गुटू बिश्नोई का हार्दिक स्वागत है।
संत जाम्बोजी के अनुयायी गुट्टू बिश्नोई का भी स्वागत है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में बताओ, बंवर माता की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बंवर माता की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो प्यारे साथियों, बंवर माता की पहाड़ी कौन से जिले में है? बंवर माता की पहाड़ी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। बंवर माता की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? बंवर माता की पहाड़ी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। और बंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से, बंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से जाखम नदी निकलती है और यह जाखम नदी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में बहती है और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में ही है बंवर माता की पहाड़ियां। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में ही है बंवर माता की पहाड़ियां। और जाखम नदी पर जो जाखम बांध है वो प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। ठीक है, जाखम माही की सहायक है। अब सुनो आगे, लूणी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। लूणी नदी को सांकरी भी कहा जाता है, लूणी नदी को सागरमती भी कहा जाता है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा था। लूणी नदी को लवणाद्री भी कहते हैं, लूणी नदी को लवणवती भी कहते हैं। लूणी नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहते हैं। लूणी नदी में सर्वाधिक सबसे बड़ा बाढ़ 2006 में आया था, जिसे कवास बाढ़ कहते हैं, जो बाड़मेर में आया। और साबी नदी जयपुर से निकलती है। मुगल काल में सर्वाधिक बाढ़, क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान में मुगल काल में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी में आते थे? राजस्थान में मुगल काल में सर्वाधिक जो बाढ़ है वो रेलनाड़ा लूणी अजमेर से निकलती है, नागपाड़ से। मुगल काल में सर्वाधिक बाढ़ साबी में, साबी नदी निकलती है जयपुर से। और साबी नदी समाप्त होती है कहां पर? करीना कपूर के सासरे में। अरे साबी नदी कहां समाप्त होती है? साबी नदी समाप्त होती है करीना कपूर के सासरे में। तो करीना कपूर का सासरा कहां रे छोरो बताओ? करीना कपूर के सासरे में जयपुर की साबरमती नदी, साबी नदी, साबी नदी, साबी नदी। और लूणी कच्छ के रण में गिरती है, बिल्कुल राइट है। रूपारेल नदी कहां से निकलती है? रूपारेल, बताओ। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगले पर चल रहा हूं, है ना। लूणी के रसगुल्ले, बिल्कुल सही है, लूणी के रसगुल्ले। मीनाक्षी की तो जी भी बाहर ना आ गई है, बड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, भिखाबाई सागवाड़ा नहर किस बांध से निकाली गई है? भिखाबाई कौन थे? एक भील नेता थे। भिखाबाई कौन थे? भिखाबाई एक भील नेता थे। तो भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस बांध से निकाली गई है? भिखाबाई पटौदा नहीं है, महेंद्र डाका, पटौदा तो तेरे सिक्कर में है, वो है पटौदी, 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 करीना कपूर का सासरा। इतना नहीं पता रखते करीना का सासरा कहां है? करे जी, उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से रूपारेल, बिल्कुल सही है। 100 गुजर का उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से रूपारेल जो भरतपुर तक जाती है। आपको बताना, भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस बांध से निकाली गई है? और इसमें फंस गए प्यारे विद्यार्थी, राइट उत्तर होगा सी, कागदी पिकअप बांध से। भिखाबाई सागवाड़ा नहर कौन से बांध से निकाली गई है? कागदी पिकअप बांध, जो कौन सी नदी पर है? कागदी पिकअप बांध आदिवासियों की गंगा माही नदी पर है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर बने हुए कर्क बांध नहीं। और अब सुनो, कडाना बांध माही नदी पर गुजरात में है। कडाना बांध कौन सी नदी पर? माही नदी पर गुजरात में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ग्रेनाइट से बना राजस्थान का एकमात्र बांध है, ग्रेनाइट से बना राजस्थान का एकमात्र बांध है। और जवाई बांध से जुड़ी हुई परियोजना है सेई परियोजना। सेई परियोजना का संबंध किससे है? जवाई बांध से। सेई परियोजना राजस्थान की पहली जल सुरंग है।
जवाई बांध पाली जिले के सुमेरपुर में है, जवाई नदी पर। जवाई नदी लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जवाई बांध का निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने, इसलिए प्यारे साथियों इसे उमेद सागर बांध भी कहते हैं। उमेद सिंह ने निर्माण करवाया तो इसे उमेद सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यू आकार बनाती है। डन प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मरुस्थल का भागीरथ किसे कहते हैं? देखता हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का भागीरथ किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा लेगा, मरुस्थल का भागीरथ किसे कहते हैं? अशोक कुमार को राम राम, शादी के लास्ट में जुड़ते हो ओल्ले। किन्सू रियल स्टार, और आज बहुत ही तगड़ा पोस्टमार्टम किया है जीके का, पर आपने क्लास का पोस्टमार्टम नहीं कराया है ना। अशोक कुमार गुजर, बताना है किस किस में मरुस्थल का भागीरथ किसे कहा जाता है? मरुस्थल का भागीरथ किसे कहते हैं? और गीता बिश्नोई फंस गई इसमें। मरुस्थल का भागीरथ कहते हैं कंवर सेन ने, जिन्होंने मरुस्थल की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर की डिजाइन बनाई थी। कंवर सेन, और कंवर सेन ने ही गंग नहर की डिजाइन बनाई थी। कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर की डिजाइन बनाई। कंवर सेन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबारी थे और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। परंतु मरुस्थल का भागीरथ किसे कहते हैं? कंवर सेन को। मरुस्थल का भागीरथ किसे कहते हैं? कंवर सेन को कहते हैं। और आधुनिक भारत का भागीरथ बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ को। आ गया समझ में? अब सुनो, राव गांगा कौन थे? जोधपुर के राजा थे राव गांगा, जिनकी हत्या उन्हीं का बेटा राव मालदेव करता है। राव गांगा कहां के राजा थे? राव गांगा जोधपुर के राजा थे, जिनकी हत्या उन्हीं का बेटा मालदेव करता है। गज सिंह कौन थे? गज सिंह बीकानेर के महाराजा थे, जिन्होंने गजनेर बसाया। शार्दुल सिंह बीकानेर के अंतिम महाराजा। बीकानेर के अंतिम महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने भारत विलय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर आजादी से पहले ही कर दिए थे। तो यह है प्यारे साथियों, गंगा की हत्या मालदेव, बिल्कुल सही है। गंग नहर 1922 से 27 के मध्य बनी। गंग नहर का उद्घाटन 1927 में और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो ये थे प्यारे साथियों आज के क्वेश्चन। और आज है ना, आपने क्लास को शेयर करने में बहुत ही कोताही बरती है। हाँ बिल्कुल, सीवी चौधरी सही है। और प्यारे साथियों, अब मैं आपको बता दूं एक बार पुनः है, सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास अपनी पिछले 1 महीने से चल रही है और रोज ये करंट अफेयर्स की क्लास चलती रहेगी। करंट अफेयर्स की जो क्लास है आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं बहुत ही बेहतरीन वरदान और रापचिक साबित करने की प्रयास करूंगा। और इसके साथ प्यारे साथियों, मैं और शाम वाली क्लास का ही पोस्टमार्टम नहीं करता हूं। और जो प्यारे साथियों ध्यान दो, अभी अभी हमने एक लिंक डाला है सामान्य ज्ञान महामैराथन की जो क्लास है, और वो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी है, संडे को बहुत ही तगड़ी महामैराथन हुई थी, बहुत ही रापचिक प्रश्नोत्तरी की हुई। वो दिए गए लिंक पर जाकर आपके कमेंट बॉक्स में है और इस पर जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है प्यारे साथियों। तो कल की जो संडे स्पेशल मैराथन क्लास थी वो भी आपके लिए बहुत ही तगड़ी रही। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डाल दिया गया है, तो जाकर इस टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। और कल संडे, और आप प्यारे साथियों एक सूचना दे दो, आगे को हर संडे को मैराथन क्लास है जो चलती रहेगी। और इस करंट अफेयर्स की क्लास से मैं आपका इंडिया जीके भी पोस्टमार्टम की तरह कवर करवाने का प्रयास करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज्ञा लेता है
आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में और फिर शाम को 4 बजे अपनी इस क्लास में। और दोस्तों, अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करने का प्रयास करा करो। यदि आपका औचित्य ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे हमें क्लासों में कटौती करने की सोचने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। तो प्यारे साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो। उपन्या मीणा आज टाइम हो गया है। कल 2 दिन के, है ना, कल 2 दिन के विजेताओं के नाम और गिफ्ट सभी प्यारे साथियों को उपलब्ध करवा दूंगा। और आज अगली क्लास का टाइम हो गया, तुरंत 5 बजे मेरी अगली क्लास है। तो जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे साथियों को।